नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच बहस होती है तो भारत में कई लोग सुबह सुबह अलार्म लगाकर उठते हैं और बहस सुनते हैं। सुनने से पहले ट्वीट करते हैं कि ताकि कुछ लोगों को पता चले कि वे लोकल इलेक्शन में भले वोट ना देते हों लेकिन यूएस इलेक्शन का डिबेट सुनते हैं। फिर उनका रोना शुरू होता है कि भारत में ऐसा डिबेट नहीं होता है। When will India have this kind of, अमेरिका में जो डिबेट आप देखते हैं वो पूरी और एकमात्र तस्वीर नहीं है। प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले साल भर तक रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप का 16 उम्मीदवारों के साथ मुकाबला हुआ। अंतिम बहस जॉन कैसिच के साथ बहस हुई और तब जाकर ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुने गए। उसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर हिलेरी क्लिंटन ने 5 उम्मीदवारों से बहस की। सबको हराते हुए उनका अंतिम मुकाबला बर्नी सैंडर्स के संग हुआ और अंत में वे उम्मीदवार बनी। कानूनन भारत में भी राजनीतिक दलों में अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है, लेकिन क्या आपने कभी किसी दल के बारे में सुना है कि बिहार के आरा से किसी बीजेपी के नेता ने अध्यक्ष के चुनाव की दावेदारी ठोक दी हो और अपनी प्रतिभा से प्रभावित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया हो? उसी तरह से गुजरात के राजपीपला से कोई ब्लॉक स्तर का कांग्रेसी अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर गया हो? आम से लेकर वाम दल तक में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, नहीं होता भी नहीं है ठीक से। अब अगर आप प्रेसिडेंशियल डिबेट चाहते ही हैं भारत में, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदवारी तय होने से पहले उनकी बीजेपी के भीतर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, विजेंद्र गुप्ता, उदित राज, सतीश उपाध्याय, सुशील मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के साथ बहस हो जाए और अंतिम 2 उम्मीदवारों में से जो जीते उसे बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाए? उसी तरह कांग्रेस में राहुल के साथ सचिन पायलट भिड़ जाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त, रीता बहुगुणा जोशी, अजय माकन, जयराम रमेश के बीच बहस हो और इनमें से जो अंतिम मुकाबले में पहुंचे उनमें वो जीते वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। हमने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था से मार्केटिंग, कवरेज और प्रबंधन का तरीका पूरी तरह से आयात कर लिया है, तो इसलिए बहुत दूर नहीं है। वहीं की तरह यहां भी दिन रात सर्वे होते हैं और टीवी पर शो चलता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम पर बाकी विधायक या सांसद बिना अपनी योग्यता के प्रदर्शन के जीत जाते हैं। अमेरिका में तो ट्रंप के नाम पर रिपब्लिकन का कोई भी उम्मीदवार सीनेट या कांग्रेस के लिए नहीं जीत सकता। सबको पार्टी और क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करनी होती है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के टाउन हॉल का जिक्र आपने सुना ही होगा। ये सब अमेरिकी चुनाव जनसंपर्क और कॉर्पोरेट के मॉडल हैं। हालांकि दिल्ली एमसीडी में भी टाउन हॉल है। अब तो भारत में भी स्टेडियम में रैलियां होने लगी हैं। डिबेट के बाद अमेरिकी चैनलों पर भी चर्चा सुन रहा था कि फला नेता ने क्या पहना, कैसा बोला, कितनी बार पानी पिया, बहस पर नियंत्रण कब था और कब नहीं। अमेरिका में तो साल भर उम्मीदवारों को नीतियों पर सफाई देनी पड़ती है, लेकिन अगर यह सिस्टम इतना ही साफ सुथरा है तो इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए 2 और उम्मीदवार हैं। क्या उनका कोई कवरेज हो रहा है, हुआ है? आपने टीवी पर देखा। हम नेता चुन रहे हैं या दूल्हा? वहां भी भारत की तरह मीडिया के भटकने और बिकने का आरोप लग रहा है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में विश्वसनीयता गिरने की बात हो रही है मीडिया की। पैसे के दम पर विज्ञापन का स्पेस खरीदकर टेलीविजन पर विरोधी उम्मीदवार को चर्चा से बाहर कर दिया जा रहा है। एक नई तरकीब है जो ओबामा के समय से चल रही है। आपने टीवी पर देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच बहस हो रही है और वो बहस कहां हो रही है? न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय में। हमारे नेता भी इंटरव्यू देते हैं मगर पहले से सवाल लिखवा लेते हैं। छात्रों के बीच जाते हैं तो सवालों की चिट पहले से मंगा लेते हैं। ट्रंप और क्लिंटन की बहस को जो एंकर संचालित कर रहा था वो पहले बताता है कि ये सवाल मेरे हैं और किसी से मैंने साझा नहीं किए। ये तस्वीरें जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की हैं। जिस वक्त हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच बहस हो रही थी उसी वक्त अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालयों के ऑडिटोरियम में इस डिबेट को लाइव दिखाया जा रहा था। डिबेट से पहले पैनल की चर्चा भी हुई और डिबेट के बाद भी चर्चा हुई। इस तरह की बहस का आयोजन वहां दोनों दलों की छात्र शाखाएं करती हैं। यहीं से भविष्य के लिए नेता भी पैदा होते हैं और इस बात पर भी बहस हुई कि जिस एंकर ने ट्रंप और हिलेरी की बहस को संचालित किया वो कितना तटस्थ था। आपने तो 2 मुख्य उम्मीदवारों के बीच की बहस को ही भारत में ही देखा होगा, लेकिन वहां के विश्वविद्यालयों में बहस पर बहस होती है। भारत में इसकी मांग करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि जेएनयू टाइप टैक्स के पैसे से पढ़ने आए हैं या राजनीति करने आए हैं। अमेरिका में इस वक्त सीनेट और कांग्रेस का भी चुनाव हो रहा है। वहां भी हर स्तर पर उम्मीदवारों के बीच बहस होती है और वो चुने जाते हैं पार्टी में लड़ भिड़ कर, कोई मनोनीत नहीं होता। अमेरिका का लोकतंत्र जितना भी महान हो लेकिन उसके चुनाव में किसी गरीब का चेहरा आपको नहीं दिखा होगा। भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मंच से दिख तो जाता है कि उनकी रैली में 250 से 500 रुपए लेकर लोग आए हैं और उनकी माली हालत कैसी है।
अमेरिका के नेता किसी गरीब को लेकर अपनी स्मृति बताते हैं कि मेरे दादाजी ड्राइवर थे। इसे सुनकर वहां के लोग भावुक हो जाते हैं, फैमिली टच आ जाता है और भूल जाते हैं कि जो नेता अपने दादाजी की ड्राइवरी का किस्सा सुना रहा है, उसके प्रचार का बजट 1000 करोड़ से शुरू होकर 3000 करोड़ तक पहुंच जाता है। आप OpenSecret.org पर जाकर देख सकते हैं कि कितना पैसा आया है, कितना खर्चा हुआ है। कायदा है कि जो पैसा बच जाता है वो डोनर को लौटा दिया जाता है। इस बार दोनों मिलकर 6000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, अनुमान है 6000 करोड़। यह पहला डिबेट है। ट्रंप राष्ट्रपति ओबामा पर आरोप लगाते रहे कि ओबामा ने आतंकी संगठन आईसिस की स्थापना की है और हिलेरी क्लिंटन उसकी को-फाउंडर हैं, संयुक्त संस्थापक। भारत में ऐसे आरोप लग जाएं तो पार्टी से जुड़े बेरोजगार वकील मानहानि का केस कर दें। ट्रंप ने यह मामला फिर उठा दिया। हिलेरी क्लिंटन बोलती रही कि मेरे पास आईसिस से लड़ने की योजना है। ट्रंप ने कहा कि आप शत्रु को बता रही हैं कि आप क्या कर रही हैं। वे तंज कर रहे हैं कि आपने आईसिस का लड़ने के नाम पर समर्थन किया है। हिलेरी ने बताया कि आईसिस से लड़ने के लिए टेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा, हवाई हमले भी करने पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि इराक से सेना हटाने के फैसले के कारण ही आईसिस जैसे संगठन को पनपने का मौका मिला। ट्रंप ने कहा कि क्लिंटन तो कई साल से आईसिस से निपटने का दावा कर रही हैं, लेकिन वो छोटे से संगठन से अब कई देशों में फैल चुका है। इस तरह से टैक्स को लेकर तमाम मुद्दों पर 90 मिनट तक दोनों के बीच बहस हुई। मीडिया ने दोनों की बातों की फैक्ट चेकिंग की और बताया कि किसने जवाब देते वक्त किस तरह से तथ्यों को सही बताया या गोल घुमा दिया। बहस 2016 में हो रही है, लेकिन हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप से सवाल कर दिया कि 70 के दशक में ट्रंप ने अश्वेत को किराए पर मकान देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो नस्लभेदी हैं और ओबामा की पैदाइश के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। क्लिंटन ने यह भी कहा कि ट्रंप यह नहीं बता रहे हैं कि वे टैक्स देते थे या नहीं। सभी उम्मीदवारों ने अपना टैक्स रिटर्न सार्वजनिक किया है, ट्रंप क्यों नहीं कर रहे। हिलेरी का आरोप है कि ट्रंप टैक्स नहीं देते हैं। ट्रंप का जवाब था कि इसका मतलब है कि वे स्मार्ट हैं। तो हिलेरी ने कहा कि आपने सेना के लिए कुछ नहीं दिया, स्वास्थ्य या स्कूल के लिए भी कुछ नहीं दिया। ट्रंप ने हिलेरी की बीमारी को मुद्दा बना दिया कि वे कमजोर हो गई हैं, स्टेमिना नहीं है। यह सब सुनकर आप राहत की सांस ले सकते हैं कि हम इससे भी नीचे गिरते रहे हैं। हमारे यहां के भाषणों में भी गिरने की अच्छी होड़ होती है। सिर्फ अब CNN और फॉक्स न्यूज से हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम गिरना जानते हैं। ट्रंप का उभार पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका दक्षिण पंथ की तरफ जा रहा है, जहां बाहर से आए लोगों या दूसरे धर्मों के प्रति कम सहिष्णुता है। ट्रंप की बातें और मुद्राएं अजीब भी बताई जाती हैं। हिलेरी क्लिंटन इस बहस के बाद आगे बताई जा रही हैं, लेकिन क्या इस तरह की बहस से ही वहां नतीजे तय हो जाते हैं? अमेरिका ट्रंप के कारण बदल रहा है या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बेचैन? प्राइम टाइम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और सुहासिनी हैदर हैं, डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू की। सुहासिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो दुखड़ा रोना कि भारत में प्रेसिडेंशियल डिबेट क्यों नहीं होता है, तो मैं कल्पना कर रहा था कि क्या बीजेपी में सतीश उपाध्याय मोदी जी के सामने खड़े होंगे या रीता बहुगुणा जोशी राहुल गांधी के सामने खड़े होकर नीतियों पर बहस करेंगी और उनको परास्त करने का प्रयास करेंगी। तो फिलहाल ये मेरे स्क्रीन में कहीं से जितना भी कर रहा था वो लग रहा था कि सिग्नल आउट हो गया और कुछ हेजी सा स्क्रीन पर आ रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बहस पर आने से पहले कि क्यों ट्रंप के बारे में इस तरह का स्केच किया जा रहा है कि वो बुरे व्यक्ति हैं, अमेरिका या किसी भी लोकतंत्र या साफ सुथरी बहस के लिए वो उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। देखिए रवीश, मैं इतना जरूर कहना चाह रही हूं कि हम जब ये पोल्स देखते हैं अमेरिका में तो हमें भी ताज्जुब होता है, क्योंकि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रंप एक बहुत ही एक तो डिसऑनेस्ट आदमी है, दूसरा उनको रेसिस्ट बुलाया गया है, बुरे तरह के आदमी हैं, औरतों के साथ उनका बर्ताव खराब है, हर चीज से हर चीज में उनमें कुछ ना कुछ खोट पाई जाती है। लेकिन जब आप अमेरिका के पोल्स देखते हैं तो वहां पर लगता है कि मिस्टर ट्रंप और मिस क्लिंटन के बीच में 2% 3% पॉपुलैरिटी फिगर्स का अंतर है।
तो मुझे लगता है कि हमें जो चित्र दिखाया जा रहा है, जो हम चित्र यहां पर देखते हैं, शायद ये पूरा चित्र नहीं है। नहीं तो क्या वजह हो सकती है कि अमेरिका जैसा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, डेमोक्रेसी में सबसे आगे है, इस तरह का देश इस तरह के व्यक्ति को इतना चाह सकता है। तो मैं यहां जरूर कहना चाहूंगी कि ट्रंप के खिलाफ बहुत चीजें कही गई हैं और बहुत चीजें सही भी हैं जो उनके खिलाफ कही गई हैं। उनके बिजनेस के मामले में, उनके औरतों के साथ बर्ताव के बारे में जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं उसके बारे में, लेकिन फिर भी वहां पर एक ऐसा भी मानना है कि जो अमेरिकी पब्लिक है वो उनके सीधे बोलने का जो स्टाइल है उसको पसंद करती है। और भी कई रीजंस हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चित्र बनाया गया है और जो हम देखते हैं, क्योंकि भारत में हम सबसे ज्यादा अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे, जो चित्र हमारे लिए बनाया गया है वो काफी भयानक है। प्रकाश, आप इस पे कहेंगे कि क्या इसकी तुलना में हिलेरी शांति की प्रतीक हैं और बेहद ईमानदार हैं? आपकी फेसबुक पोस्ट पे पेज पे मैंने देखा कि ओबामा किसी चुनाव में हिलेरी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो किस किस के एजेंट हैं, किस किस लॉबी से उन्होंने पैसा लिया है। सिर्फ ओबामा नहीं, अभी इस बार प्राइमरीज में बर्नी सैंडर्स को, अमेरिका में आपको पता है कि 50 राज्य हैं और प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का इलेक्टोरल कॉलेज में वोट होता है। 23 राज्यों में बर्नी सैंडर्स को वोट मिला और बर्नी सैंडर्स का प्लैंक, बाकी छोड़ दीजिए इकोनॉमिक पॉलिसीज और अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसीज वगैरह को लेकर जो भी उनकी बात है, लेकिन उनका सबसे बड़ा फोकस ये था कि हिलेरी क्लिंटन किसको रिप्रेजेंट करती है। और ओबामा के टाइम में भी यही था 2008 में। ओबामा भी वही कह रहे थे जो सैंडर्स कह रहे हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, वो वीडियो है एक, मुझे बार बार याद आता है कि जिसमें उन्होंने ओबामा के बारे में कुछ उन्होंने कह दिया था कि ही इज नॉट जेन्युइन एज समथिंग। तो अब ओबामा ने कहा था कि जब आप स्पेशल इंटरेस्ट के लिए और वॉल स्ट्रीट के कॉरपोरेट्स के लिए कोर्ट में लड़ रही थी, आप उनकी अटॉर्नी होती थी, तो मैं शिकागो के होमलेस के लिए लड़ता था। दैट इज द डिफरेंस। और वो असर किया लोगों में। लोगों को भी पता है कि हिलेरी क्लिंटन स्टेटस क्वो को रिप्रेजेंट करती हैं, वो स्पेशल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। और बार बार अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, लिबरल मीडिया, वॉल स्ट्रीट, तो उससे भी साफ जाहिर है। और आप देख लीजिए कि बिलियनर हैं जरूर ट्रंप, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है इस चुनाव में? उनके अरबपति होने के बाद, खरबपति होने के बाद हिलेरी क्लिंटन ज्यादा पैसा। और एक लाइन मैं इसमें और जोड़ूंगा कि हिलेरी क्लिंटन के जो पोल हमारे सामने आ रहे हैं उसमें वो ऑनेस्टी के मामले में उनका काफी खराब रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा, जब ये लोग वोट दे रहे हैं कि वो ईमानदार हैं कि नहीं है, लोग उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इनको पसंद नहीं करते। ये 60% से ऊपर का। तो ये सुहासिनी की बात को हम कैसे समझें कि लोग ट्रंप को भी पसंद कर रहे हैं, जिसमें कई लोग कहते हैं कि ये अमेरिका या अमेरिकीपन के खिलाफ व्यक्ति है, और हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप के बरक्स पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं है। देखिए, ऑनेस्टी के लेवल पे जो अप्रूवल रेट्स आ रही हैं उसमें ट्रंप का भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जितना पर्सनल इस चुनाव को दिखाया जा रहा है, आज भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत डिसअपॉइंटिंग डिबेट था कि बहुत पर्सनल हुआ दोनों में। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है वोटर का, चाहे वो जैसा सुहासिनी कह रही थी कि आखिर ट्रंप को क्यों सपोर्ट मिल रहा है। ट्रंप जो कि एक राइट विंग, फार राइट, रेसिस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन बर्नी सैंडर्स को भी क्यों मिल रहा था? तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका में और अमेरिका के साथ अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज में क्या कोई क्राइसिस है कि लोग एक तरफ फार राइट की तरफ और दूसरी तरफ फार लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जो है झुक रहे हैं, जैसे हम यूरोप में देख रहे हैं, ब्रिटेन में, जर्मनी में और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मुझे लगता है कि उनकी बातें पॉलिसी लेवल पे लोगों के कंसर्न के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। इसलिए ट्रंप हो या बर्नी सैंडर्स हो, जो आइडियोलॉजिकली अलग अलग ध्रुव पे खड़े हैं, लेकिन लोग उनके पीछे, दोनों के पीछे लोकप्रियता है। सुहासिनी, मैं जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पढ़ रहा था, कुछ सुना भी टीवी पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत के चुनाव की जो लाइनें थी 2014 की, वो वहां उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे वो
ट्रंप कहते हैं कि हिलेरी क्लिंटन को कि 30 साल से आप सत्ता में हैं, लेकिन आपने क्या किया, जब वो नौकरी की बात करती हैं और जब वो कहती हैं कि हम अर्थव्यवस्था में ये सुधार करेंगे, तो 60 साल बनाम 30 साल वाली बातें, इसी तरह की बात उभर कर आ रही हैं। फिर खासकर जो मुसलमानों को लेकर कहा गया है, हालांकि परिष्कृत करने वाली बात तो अब कही गई है, लेकिन उस वक्त भी एक पिंक रेवोल्यूशन के बहाने से तंज किया जा रहा था। क्या पैटर्न एक ही तरह का होता चला जा रहा है क्या, कि हमारे चुनाव के मुद्दे और उनके चुनाव चाहे पहले हों चाहे बाद हों, सबकी मानसिकता या गुस्सा कहें वो एक तरह से होता जा रहा है? रवीश, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि जो मैंने भी देखे थे काफी ऐसे धागे हैं जो 2014 से जुड़ते हैं। एक, जैसे आपने कहा, जिस तरह का कैंपेन दोनों तरफ चला रहे हैं, उसमें लग रहा है कि एक एस्टैब्लिशमेंट से हैं और दूसरे मतलब जैसे रेबल टाइप कैंडिडेट हैं जो बाहर से आए हुए हैं। आपको याद होगा 2014 में अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि मैं आउटसाइडर हूं, और इसी सेम तरह के कार्ड पे डोनाल्ड ट्रंप भी चल रहे हैं। हिलरी क्लिंटन को एक एस्टैब्लिशमेंट का फिगर बनाया जा रहा है, जैसे गांधी परिवार को बनाया गया था, और कहा जा रहा है कि ये ओबामा और क्लिंटन और बुश के साथ जुड़ी हुई हैं, हालांकि ट्रंप अपने आप को उनसे अलग रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का कैंपेन वो चलाते हैं, आप देखिए, आपने ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ा है, इतना जरूर है कि जो वो कहते हैं लोगों को बिल्कुल बौखला जाते हैं लोग उसको सुन के कि कैसे ये बात इन्होंने कह दी। कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं, प्रेस तो उनके खिलाफ बहुत ही लिखता है। आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो हिलरी क्लिंटन को अभी से इंडोर्स कर दिया है अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन हर दिन चर्चा मिस्टर ट्रंप की होती है। यहां आप जैसे इस डिबेट की बात कर रहे हैं, अगर आप आंकड़े देखें, अगर आप पोल देखें, तो उसमें लिखा होगा कि हिलरी क्लिंटन इसको जीत चुकी हैं, कि आई थिंक 60 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग उनको पसंद करते हैं इस डिबेट के बाद। लेकिन सारी जो चर्चा हो रही है मिस्टर ट्रंप के बारे में हो रही है, जो चीजें उन्होंने कही थी। और तीसरी बात, मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, आपने कुछ मुद्दों की बात की थी रेसिज्म के बारे में और दूसरे रेसिज्म के बारे में, वो उन मुद्दों में ये फ्यूडल, एक तरफ फ्यूडल और एक तरफ कम्युनल की तरफ के बीच में जो डिबेट होता है, वो वहां पर भी काफी दिख रहा है। और मुझे तो बहुत एक्चुअली ताज्जुब होता है जब मैं देखती हूँ ये, कि जो हमने देखा था मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, कि मेन स्ट्रीम मीडिया को एक तरह से साइड कर दिया था इस कैंपेन ने और कहा था कि आप इररिलेवेंट हो, उसी तरह से वहां अमेरिका में भी यही चीज कही जा रही है। फाइनली मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी, और ये मैंने 2014 यहां भारत में देखा था और बाहर भी। ब्रेक्सिट को अगर आप देख ले, ब्रेक्सिट का जो वोट था यूके में, यूरोप में कुछ वोट्स जो हुए हैं, और अमेरिका में जो वोट आने वाला है, ये मैं कह नहीं सकती हूं कि कौन जीतेगा इनमें, लेकिन सब में लोगों में एक आक्रोश है प्रेस के साथ, कि उनको लगता है कि जो प्रेस है वो बिकी हुई है, वो उनको पूरी कहानी नहीं बता रही है, और वो चाहते हैं कि आप मुझे ना बताएं कि किसको मैं वोट दूं, आप मुझे ना बताएं कि कौन गलत है कौन सही है, हमें दिख रहा है कौन गलत है कौन सही है, आप मुझे बस इंफॉर्मेशन दीजिए और मुझे अपना मतलब निर्णय खुद बनाने दीजिए। और ये जब आक्रोश पैदा हो जाता है, जायज हो नाजायज हो, जब आक्रोश पैदा हो जाता है तो लोग एक तरह से वोट करते हैं जहां लोगों को पता नहीं चलता है किस तरह से वोट करेंगे। एक तरह से ये अच्छा भी है। अभी पोप साहब ने भी तो कहा था कि इटली में कि सारा जो मीडिया है वो एक तरह से नेताओं का प्रतिनिधि हो गया, राजनीतिक दलों का एजेंट हो गया है। तो ये आक्रोश में अगर ये जनता समझती है तो मुझे लगता है कि तो ठीक बात है। ठीक बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच है। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि क्या कोई क्राइसिस है। मैं ये जब बहस देख रहा था तो इसकी शुरुआत होती है अर्थव्यवस्था की बात से, और हिलेरी क्लिंटन वही कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फिर एडवांस मतलब अति विकसित मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, फिर इनोवेशन में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगे, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब, और स्मॉल बिजनेस में निवेश करेंगे, है ना। जब यहां पर एफडीआई आ रही थी तो यह कहा जाता है कि स्मॉल बिजनेस जो ज्यादा नौकरियां देता है वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन बता रही हैं कि स्मॉल बिजनेस में हम निवेश करेंगे क्योंकि वो ज्यादा नौकरियां देता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अर्थव्यवस्था की जो समझ है ऊपर से, और वो लोग कह रहे हैं
हिलेरी क्लिंटन भी कह रही हैं कि टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हीं को सारा पैसा मिल जाता है, नीचे के लोगों से शेयर करना पड़ेगा। वो कह रही हैं कि पेड फैमिली लीव होना चाहिए क्योंकि लोग काम करते करते परेशान है, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहा है। तो क्या ये कोई एक नीचे से कोई एक प्रक्रिया उमड़ रही है क्या, या ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं? कोई भी पार्टी जीत कर क्या कॉरपोरेट से इस तरह की चीजें मनवा लेना या करवा लेना संभव है क्या? इसको ऐसे देखा जाए कि क्लिंटन का जो दावा है कि मैं ये कर सकती हूं, उसके पीछे उनका अपना एक्सपीरियंस है कि भाई मैं इतने दिनों से सीनेटर रही हूं, सेक्रेटरी रही हूं। ट्रंप ने कहा आपका एक्सपीरियंस है लेकिन बैड एक्सपीरियंस है। हाँ और ट्रंप का ये दावा है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। अब देखिए इकोनॉमिक्स तो उतनी मुझे समझ में नहीं आती, खासकर फाइनेंस का पार्ट। तो मैं अपने दोस्तों यारों से पूछता रहता हूं। मेरे एक मित्र हैं दिव्येंदु शेखर, उनसे बात हो रही थी जब ये डिटेल्स आई थी कि ट्रंप का बिजनेस का क्या सक्सेस है। तो उन्होंने एक बात कही कि ट्रंप को जो हेरिटेज में मिला अपने पिताजी से, उसमें वो 12-14% ऐड कर पाए हैं उसके रेट से। ये तो आप साधारण ब्याज से भी कमा सकते थे। तो ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन। तो और अभी भी कहा जा रहा है, टैक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि आप टैक्स रिटर्न क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल वर्थ आपका क्या है। अभी तो आप बिलियनर वगैरह आप करते रहिए। लेकिन मैं इसमें एक लाइन ये जोड़ूंगा कि सवाल ये नहीं कि ये धोखा देंगे या क्या करेंगे। सवाल ये है कि वेजेस पे हिलेरी क्लिंटन $15 के वेज के मामले पे बर्नी सैंडर्स का जो प्रेशर था, उसको वो मानने से क्यों कतराती रही बहुत दूर तक, देर तक। वो कहते हैं न्यूनतम मजदूरी $15 होनी चाहिए, तो हिलेरी क्लिंटन नहीं मान रही थी। 12 पे वो आई हैं। क्षमा सावंत जो सिएटल में कांग्रेस वुमन है, उन्होंने वो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट कर रही थी बर्नी सैंडर्स को, अब वो जिल स्टीन को सपोर्ट कर रही हैं जो ग्रीन पार्टी की मेंबर है, जिन्होंने सिएटल में $15 के लिए प्रति घंटे के लिए उन्होंने ये किया है। और बेसिकली बात ये हो रही कि टैक्स पे असली बात कहानी कुल मिला के ये है। बाकी तो पोस्टरिंग ये है कि जो बहुत बड़ा तबका इकोनॉमी के से बाहर होता जा रहा है, जो परेशान है कर्जे की वजह से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से, उसको लुभाने के लिए दोनों कह रहे हैं। मैं हालांकि मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता हूं, हो सकता है कि अच्छा प्रेसिडेंट हो, अच्छा कर सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन लोगों का सारा मामला टैक्स के ऊपर है। कौन कम करेगा कॉर्पोरेट टैक्स, कौन कम करेगा ताकि यहां पर कंपनियां लगाने की बात हो। बेसिकली सुहासिनी, एक अच्छी बात यह है कि मैं काफी उत्साहित हूं। मैं देख रहा हूं कि अभी मेडिकल, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस 1-1 करोड़ है। तो मुझे चिंता यह है कि 1 करोड़ देकर जो डॉक्टर बनेगा वो मरीजों के प्रति कितना ईमानदार होगा वो तो राम जाने। लेकिन फिर भी आईसिस, हिलेरी क्लिंटन कह रही हैं कि कॉलेज के छात्रों का कर्जा कम करना पड़ेगा, रीफाइनेंस करना पड़ेगा और शायद उनको सस्ती शिक्षा के लिए करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके। ये अमेरिका में कहा जा रहा है। हमारे गांव देहात के लोग सोचते हैं कि अमेरिका में जो पैदा होता है, अंग्रेजी बोलता है, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां भी महंगी फीस से लोग दूर हैं। पर ये मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा था। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आईसिस को लेकर बहस हो रही है, आतंकवादी संगठन है आईसिस, उसको लेकर बहस हो रही है। ट्रंप सीधे सीधे एक तरह से हिलेरी क्लिंटन और ओबामा को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस बहस में कितनी तथ्यात्मक सच्चाई आप लोगों को लगती है, या ये सिर्फ एक तरह का सांप्रदायिक बहस का हिस्सा है, या ट्रंप आपको वाकई इस मामले में अमेरिका की कोई भूमिका देखते हैं? नहीं, देखिए, ट्रंप जब कहीं कहीं वो झूठ बोलते बोलते वो सच भी बोल जाते हैं और काफी बड़ा सच बोल जाते हैं। अमेरिका अभी तक ये मानता आया है या लोगों को बताता आया है कि आईसिस की पैदाइश में उनका कोई हाथ नहीं था। हालांकि इराक में जब अमेरिका ने अपना विड्रॉल किया था वहां से और कहा था कि हम अब इराक की जंग हम जीत गए हैं, तब उनका एक निर्णय माना जाता है भारतीय विशेषज्ञों के बीच में कि एक जो उन्होंने चीज की थी उसकी वजह से आईसिस की पैदाइश हुई थी। वो था कि जो सद्दाम हुसैन की बाथिस्ट आर्मी थी उस वक्त की, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया, पूरा डिसबैंड कर दिया था उस वक्त। तो वहां से जो काफी ऑफिसर थे और 1 और 2 बहुत जाने माने जनरल्स थे, उन्होंने ये अपने मतलब प्लानिंग शुरू की थी एक आईसिस तरह के फोर्स की, और जो पहले ब्लूप्रिंट्स आए हैं वो वहां से ही आए हैं। इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन ने
जो स्टेप्स सीरिया में लिए थे, वहां वो रेजीम चेंज चाहते थे, बशर अल असाद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको बर्खास्त करवाना चाहते थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने रेबल्स को उकसाया जरूर था और कुछ को उन्होंने फंडिंग भी दी थी, और सऊदी अरेबिया के तहत के जरिए से भी उनको फंडिंग और ट्रेनिंग मिली थी। तो ये दूसरा कारण माना जाता है जिसकी वजह से अमेरिका के एक्शंस से आईसिस को बढ़ावा मिला। तीसरा एक्शन था कि जो हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उनके कार्यकाल में अमेरिका ने नेटो के साथ लिबिया पर हमला बोल दिया था, और उस हमले के बाद जो वैक्यूम बना था, क्योंकि गद्दाफी को उन्होंने खत्म कर दिया था, जो वैक्यूम बना था वो उसकी वजह से लिबिया में आईसिस एक गढ़ बना पाया था। तो ये 3 वजह मानी जाती हैं जिसकी वजह से आईसिस को बढ़ावा मिला, आईसिस की पैदाइश हुई। लेकिन इतने में जो ट्रंप बोल गए वो थोड़ा ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने एक बार कहा हिलरी क्लिंटन को इस डिबेट में कि आप यही कर सकती हैं, आपसे ये संभाला नहीं जाएगा, आपसे ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी आईसिस से जंग की है और आप हारती आई हैं। अब ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है क्योंकि आईसिस की पैदाइश शायद पिछले 10 साल में हुई हो, लेकिन उसी में जो वो कह रहे हैं वो बेसिकली ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी मुद्दा एक है कि अमेरिका को अब अपनी आर्मी को बचा लेना चाहिए, अब निकाल लेना चाहिए, इराक में नहीं जाना चाहिए, लिबिया में नहीं जाना चाहिए, सीरिया में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जहां पर अमेरिकी फौजें तैनात हैं नेटो कंट्रीज में, साउथ कोरिया में, जापान में, वहां से उन देशों को ज्यादा पैसा देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अमेरिकी सेना वहां पर उनका काम करे, उनको रक्षा करती रहे। ठीक है प्रकाश, मैं आईसिस वाले मुद्दे पर जानना चाहता हूं क्योंकि घरेलू राजनीति भी गर्मा जाती है, कई मुल्कों में मैंने देखा है, और उसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के 2 प्रमुख उम्मीदवार हैं, वो आईसिस की उभरने में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी दुनिया इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। दुनिया दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि दुनिया को यह पता है कि इस्लामिक स्टेट, नाम आप अलग अलग, कभी इस्लामिक स्टेट, कभी अलकायदा, कभी कुछ, कई जगह आप तख्तापलट के नाम पे अफ्रीका में करते रहे हैं। तो ये फॉरेन, मैं समझता हूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में भारत को, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को, अफ्रीका को, किसी लैटिन अमेरिका को अगर इंटरेस्ट होना चाहिए तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के बारे में होना चाहिए। ठीक है, वो वहां पे अंदर क्या करेंगे, क्या हो रहा है, उनके लोगों को आप करने दीजिए, क्योंकि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी आपके डे टू डे इकोनॉमिक्स से लेके पॉलिटिक्स तक और आपके पर्सनल लाइफ को असर करती है। अमेरिका दुनिया के आधे से अधिक देशों को हथियार देता है। रही बात आईसिस की, प्रेसिडेंट ओबामा ने अमेरिकी इतिहास में ऐसे वो पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्म्स सेलिंग को सैंक्शन किया है, परमिशन दिया है। पीस, नोबेल पीस प्राइज विनर, और हिलरी क्लिंटन उनकी सेक्रेटरी रही हैं 4 साल। आप चुनाव जीतकर इस बात पे आए थे कि मिडिल ईस्ट से आप और अफगानिस्तान से आप बैकआउट करेंगे। आपने बैकआउट भी नहीं किया और एक वैक्यूम क्रिएट किया, जानबूझ के किया। क्या किया इसके बारे में विकिलीक्स ने भी मेल्स कुछ दिए, जैसे सुहासिनी बता रही थी कि वो फंडिंग ही नहीं, आर्म्ड किया गया सीरियन रेबल्स को, और आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि वो आर्म्स कहां जा सकते थे। आईसिस के पास अभी सबसे बड़ा जो हथियारों का वो है, वो अमेरिकी सेनाएं या इराकी एस्टेब्लिशमेंट पर जो उन्होंने कब्जे किए वो हैं। क्या आपने जानबूझकर छोड़ा था? ऐसी खबरें आई हैं जिसको अमेरिकी पेंटागन ने एक्सेप्ट किया है कि जब वो रेबल्स को या आईसिस के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं इराक में या सीरिया में, जब उनको आर्म्स गिरा रहे थे तो वो गलती से वो आईसिस वालों के ऊपर गिरा दिया, हमने उनको दे दिया। तो ट्रंप इस मामले में जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। आप 2 वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे है। एक में हिलरी क्लिंटन कह रही है कि वी क्रिएटेड तालिबान, जो कि फैक्ट है रिगन से लेकर अभी तक का। और जब गद्दाफी को ब्रूटली, वो डिक्टेटर हो सकता था, वो बहुत बुरा आदमी था, लेकिन एक स्टेट्समैन को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे हिलरी क्लिंटन रिएक्ट कर रही है। बहुत सुहासिनी को जाना है, मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अमेरिकी चुनाव के बारे में और बात करेंगे प्रकाश के साथ। लेकिन थोड़ा क्लिंटन और ट्रंप साहब को बोलते हुए, लड़ते हुए जरा देखते हैं।
I've been under audit almost for 15 years. I know a lot of wealthy people that have never been audited. I said, you get audited? I get audited almost every year. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns. For 40 years, everyone running for president has released their tax return. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. हम बात अमेरिकी चुनाव की कर रहे थे। प्रकाश, एक खूबी नजर आती है कि जब भी अमेरिका का चुनाव होता है तो कोई नया उम्मीदवार आ जाता है। जो पिछले चुनाव में हारा होता है वो नजर नहीं आता है, वो गायब हो जाता है, बिल्कुल एक नया तरह का उम्मीदवार आ जाता है। हम लोगों के देश में ज्यादातर 70 के दशक के नेता हैं। हमारे एक सहयोगी मित्र हैं हमारे पार्टी, वो कहते हैं कि 77 का बैच खाली करो, नए लोगों को नेता बनना चाहिए। लेकिन उतना भी नहीं है। ये बात जरूर है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए नए लोग आते हैं, लेकिन सीनेट में और कांग्रेस में वहां बरसों से लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। जब 30-40% ऐसे लोग हैं जो एकदम 30 साल की उम्र के लोग हैं। लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है, अब जब और मिनिस्ट्रियां भी जब बढ़ती हैं, तो उसमें जो है आपको नए लोगों को जगह मिलती है, ये बात सही है। और सिर्फ ये वहीं की खासियत नहीं है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा ही है। अब जैसे आप देखें कि अगर कैमरून एक रेफरेंडम हार गए तो इस्तीफा उन्होंने दिया, कुछ समय के बाद उन्होंने लगा कि वो डिस्ट्रैक्शन है अपनी पार्टी के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो पॉलिटिक्स में या सोशल लाइफ में चाहे जैसे कंट्रीब्यूट करें या कुछ पर्सनल अपना प्रोफेशनल, मेन उम्मीदवार नहीं है कि जैसे एक बार आप 3 बार सत्ता में रहे, 20 साल बाहर रहे, फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो और ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का भी एक प्रमाण है। 2004 में जब केरी का नॉमिनेशन था डेमोक्रेट पार्टी से, तो एक नौजवान सीनेटर शिकागो से खड़ा हुआ बोलने के लिए, उसको जगह दिया गया कि भाई एक ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा एंड ही इज वेरी यंग, और एक सीनेटर बोले, भाषण दे। उनका नाम था बराक ओबामा। और उस हॉल में वहां क्या करते हैं कि वो जब पोडियम हॉल में जब लोग बैठते हैं तो जो भी स्पीकर होगा वो स्पीकर आमतौर पे उस पार्टिकुलर कैंडिडेट को ही सपोर्ट करता है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को। तो उसके कैंडिडेट के बैनर्स के साथ साथ लोग उस आदमी का भी बैनर जो है लगा के वहां बैठा देते हैं अपने वॉलंटियर्स को। उसके लिए पेड होते हैं वो मोस्टली, हालांकि वहां वॉलंटियर्स भी पेड होते हैं, हमारे यहाँ के नहीं, बहुत सारे वॉलंटियर्स को पैसा तो हो गए हैं, पैसा लेके वॉलंटियर। हाँ, तो लेकिन उस मेजॉरिटी जो बैठी थी उस हॉल में, उसको ये पता नहीं था कि कौन आदमी है। कुछ लोग थोड़ा जनरल नॉलेज, 2004 के आसपास, 2004 के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, जिसमें जॉन केरी का 40 साल उम्र का नौजवान है जिसके बारे में पता नहीं कि कौन है। नहीं, ये पता है, कुछ लोगों को पता होगा कि सीनेटर है। हाँ। लेकिन ये पता नहीं था कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सीनेटर तो इतने सारे हैं डेमोक्रेट पार्टी के, यही क्यों बोल रहा है। और बहुत सारे ऐसे ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनको बुलाया जा सकता था, जिनका एक रेस्पेक्ट है, जो आर्ट से हैं, कल्चर से हैं, इससे। लेकिन वो बंदा आता है और वो स्पीच सुनेगा, सब लाजवाब स्पीच है। और 2004 के उस स्पीच की हालत ये हुई कि अगले दिन लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यार ये कौन आदमी है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। और मतलब अभी तक सुनाई नहीं दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार के बाद, अगर हाल का उदाहरण लें तो कोई नया दूसरा प्रतिभाशाली नेता कौन है, अगर मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया जाए, या राहुल गांधी के उन्हीं की पार्टी में उनके समकक्ष कौन ऐसा प्रतिभाशाली नेता जो बोल के अपनी पकड़ बना ले। देखिए, अब दिक्कत यह है कि जो डेमोक्रेसी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी, उनका लोकतंत्र भी थोड़ा ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा डेवलप्ड है।
अब हमारी सोसाइटी में अगर फ्यूडलिज्म होगा, अगर हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच होगा, अगर हमारी सोसाइटी में ये सारी समस्याएं तो वहां भी हैं, आर्थिक नहीं अंतर। है, हाँ। लेकिन इस लेवल पे वो सीमेंटेड नहीं है, पक्की नहीं है। वो वहां नई प्रतिभाओं के आने का चांस ज्यादा है। अगर 2004 मोबिलिटी है, मोबिलिटी है ज्यादा, कि वो पुराने नेता हटते चले जाते हैं, नए नेता आते चले जाते हैं। और ये हर फील्ड में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक हर कोई टिका हुआ है। तो ये आप ऐसे भी देखिए रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे। हमारे यहाँ कोई नेता आता तो ये प्लान बनता कि 25 साल तक मेरा राज रहेगा। ओबामा का वो 2004 के स्पीच में उन्होंने एक जगह कहा कि ये अमेरिकन ड्रीम है, ये अमेरिकन सोसाइटी का अचीवमेंट है कि मेरे जैसा एक स्किनी कलर का आदमी, काला आदमी विथ अ फनी नेम, ओबामा इज नॉट एन अमेरिकन नेम, वो अमेरिकी नाम नहीं है, वो भी अपने लिए एक जगह बना सकता है। और सवाल ये नहीं कि वो सीनेटर है या बाद में राष्ट्रपति हुए या क्या है, वो पहले ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके वो अच्छे अटॉर्नी के रूप में उनकी रिस्पेक्ट थी शिकागो में। तो सवाल ये नहीं कि कौन राष्ट्रपति बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, या उसको पॉलिटिक्स में क्या जगह मिल रही है। सवाल ये कि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी, ये अमेरिकी लोकतंत्र की एक अपनी मजबूती है ना। और ये ट्रंप के बारे में क्या, ट्रंप क्या अचानक उभर के चले आए क्या? ये नहीं, ट्रंप अचानक उभर के नहीं आए हैं, ट्रंप न्यूयॉर्क के हैं। और न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की राजधानी है, कल्चरल और इकोनॉमिक राजधानी है। और वहां पे वो बड़े रियल एस्टेट टाइकून हैं, उनका बैकग्राउंड है। और चूंकि वो क्या सोशलाइट भी हैं, हालांकि उनको पीने खाने का शौक नहीं है, वो भी रेयर एक उनके बारे में कहा जाता है ये। तो वो हमेशा से ही अपने फ्लेम्बॉयंस, अपने बात करने के तरीके में, और वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका 3-5 का रिश्ता हमेशा चलता रहता था। जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट मैं यहां खड़ा करना चाहता हूं, मेयर ने कुछ पंगा कर दिया, गवर्नर ने कुछ पंगा कर दिया। आप बता रहे थे कि उनसे 40 साल से मीडिया पूछता रहा। तो बार बार, और वो चूंकि आउटस्पोकन है, तो 40 साल से वो यूट्यूब में वीडियोस हैं कि, और वहां के प्रतिष्ठित एंकर्स जो बड़े बड़े पत्रकार होते थे उनसे सवाल पूछते थे कि तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आप कुछ सालों में आप अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ट्राई करेंगे? तो वो कहते थे कि नहीं, ये मेरा काम। हम किसी से पूछ दें तो वो भी हंस देगा। नहीं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहते थे कि ये मेरा काम नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरा काम है, उसमें मैं अच्छा करना चाहता हूं। लेकिन इन पॉलिटिशियंस ने हालत ऐसी खराब कर दी है कि किसी ना किसी को जाके उसको सुधारना चाहिए, ये जरूरत ये है, लेकिन मैं नहीं। फिर बाद में बहुत, और ये लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ये 27 साल की उम्र से के थे तब से पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे? कब आ रहे हैं? कई बार तो ये पूछा जा रहा था। एक बार रिपब्लिकन मतलब वही मीडिया वहां लोगों में प्रतिभाएं और संभावनाएं भी देखता रहता है कि ये हमारा कैंडिडेट हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल। और ये भी एक मोबिलिटी का ये चीज है कि एक आदमी फ्लैम्बॉयंट है, वो हर चीज पे एक ओपिनियन रखता है अपनी, उस ओपिनियन को बहुत कायदे से और बहुत ठोस तरीके से रख रहा है, तो ये एक पोटेंशियल हमारा लीडर हो सकता है। या बर्नी सैंडर्स का ही डेमोक्रेटिक पार्टी में उभार है, वो भी एक मोबिलिटी का ही प्रमाण है। आ सकता है, हाँ, एक इंडिपेंडेंट आदमी एक पार्टी के भीतर की सीढ़ियां चढ़ सकता है, यहां तो बाहर कर दिया जाएगा अनुशासन। और अगर उनके साथ अब तो ईमेल्स भी आ गई, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेशनल कन्वेंशन की जो चेयर थी, उनका इस्तीफा भी देना पड़ा उनको, कि खुद पार्टी के अंदर में, मतलब टॉप लेवल पे मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ होता तो शायद आज हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। दुनिया मान चुकी होती कि बर्नी सैंडर्स जो हैं वो अमेरिका कई बार मैंने जैसे कहा शुरू में कि अमेरिका के चुनाव में 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ इतना बजट पैसा, वो पैसे का लोकतंत्र, गरीबी उसमें दिखती नहीं है। क्या ये ऑब्जर्वेशन सही था मेरा? देखिए, वो धनी देश हैं, तो दुनिया का सबसे अमीर देशों में से वो एक है, और चूंकि और बहुत बड़ा देश है, वो ज्योग्राफिकली भी बहुत बड़ा देश है। और आप फ्लाइट से, बस से, बहुत लेयर पे आप कैंपेन करते हैं, तो कैंपेन में पैसा आता है। एक तो पार्टी का थोड़ा सा फंड होता है, फिर कैंडिडेट खुद मोबिलाइज करता है, या फिर उसको सपोर्ट करने वाले कुछ कॉकस ग्रुप्स होते हैं, चैरिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, सोसाइटीज हो सकती हैं, वो पैसा इकट्ठा करती हैं। इस तरीके से फंडिंग होती है। उसी समय सीनेट का भी एक हिस्सा जो है चुनाव होता है, जैसा अभी भी हो रहा है। तो कई बार कई जगहों पे वो दोनों कैंपेन को एक साथ चलाया जाता है, तो उसके पैसे का भी एक हिसाब है। लेकिन लोग देते हैं वहां पर पैसा देते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण 3 तरीके से आप देख सकते हैं। बर्नी सैंडर्स के जो डोनर्स थे, तो जब एवरेज लगाया गया कि इतने सारे लोगों ने पैसा दिया, इतना पैसा आया, तो एवरेज क्या है? एवरेज आया $27।
$27 लोगों ने इसका मतलब कुछ लोगों ने $2-4-5 भी दिया होगा। और उस पैसे से बर्नी सैंडर्स ने इतना इफेक्टिव कैंपेन चलाया कि हिलेरी क्लिंटन, जिनके पास बड़े थैली साहों की, जो हमारे यहाँ भी कहते हैं ना कि भाई ये तो पार्टियां हमारी दुकान है, जेब में लेके चलते हैं, वैसे उसे बड़े, जो कि दुनिया के खरबपतियों और उनकी बात हो रही, जो फॉर्चून, फोर्ब्स, उनके सामने सैंडर्स खड़े हो गए। वो जो पैसा दे रहे हैं जिस कैंडिडेट को, उसके सामने सैंडर्स खड़ा ही नहीं हो रहे हैं। अगर आप सुपर डेलीगेट्स का नंबर हटा लें जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। भाषण के बहुत हिस्से पे तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन थोड़ा हम चाह रहे थे कि हमारे दर्शक दूर, मुझे लगता है कि हमें नजर लगातार रखनी चाहिए और अमेरिका की खूबियों को भी देखें, कमियों को भी देखें और सीखने वाली चीजें। मुझे अच्छा लगा कि विश्वविद्यालयों में इस तरह से अगले 2 डिबेट्स भी विश्वविद्यालय सारे विश्वविद्यालय में ही डिबेट्स हैं। यहाँ तो अगर ये बात इस देश में हो गई यहाँ तक कि चुनाव नहीं होने चाहिए और छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां छात्रों को बिठाया जा रहा है कि आप बैठिए और बहस कीजिए कि किस एंकर ने किस तरह से बहस की, उसके सवाल पूछने का तरीका क्या था, और उसी में से विश्वविद्यालय के स्तर से ही कोई नया नेता पैदा हो जाता है जो आपको अचानक लगता है 40-50 साल की उम्र में वो दावेदार बन जाता है और आपको लगता है कि देश कितना जवान है। तो प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।